Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये पृथ्वी के परिचय का पार्ट 4 है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में डाला गया है। कृपया इन्हें देखें और अब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी समांतर रेखा है। तो आपका सही आंसर हो गया 38वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए और कुछ समांतर रेखा के बारे में जानते हैं व्याख्या द्वारा। ये देखिए, व्याख्या दिया है कि उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य खींची गई सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य है दोस्तों। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। 70वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। यह सत्य है, बिल्कुल सही। आइए व्याख्या भी देते हैं। ये रहा व्याख्या। व्याख्या है कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच खींची गई सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं और मेगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के मध्य है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या परिणाम हो सकता है। दोस्तों, अगर पृथ्वी से वायुमंडल ही हटा दिया जाएगा तो दिन बड़ा हो जाएगा और रात भी बड़ी हो जाएगी। इसमें कथन है दोनों अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखिए, व्याख्या है यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिए जाए, दिन या रात के छोटा या बड़े होने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दिन या रात्रि का छोटा होना पृथ्वी के अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रात्रि छोटी होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा एवं रात्रि बड़ी होती है। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है तो उस दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रात्रि छोटी होती है तथा उसी समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाता है दोस्तों और रात्रि छोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है। विपुल मतलब अधिक। पृथ्वी के वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए और कुछ गैस के बारे में जानते हैं, कितना क्या प्रतिशत है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, जो 78.03% है। ऑक्सीजन गैस 20.99% है, लगभग 21 मान सकते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। एक क्वेश्चन और ये हो गया कि आर्गन सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। वायुमंडल के ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। यह सही है, बिल्कुल। आइए अल्ट्रावायलेट किरण के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यह क्या करता है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक, ओजोन परत सूर्य की किरणों में स्थित अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। ओजोन परत सूर्य में जो उपस्थित अल्ट्रावायलेट किरण है उसे सोख लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। अल्ट्रावायलेट किरणें मनुष्य की त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है। तो इसका सही आंसर हो गया, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है।
अब पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब वायु भार के कारण होता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर गुरुत्वाकर्षण हो गया था। ये देखिए आंसर क्वेश्चन है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ये सब होता है। लेकिन नीचे से ऊपर तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद जो आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिए, मंडल के हिंदी में भी दिया हुआ है, उसके अंग्रेजी भी लिखे हुए हैं। देखिए, तापक्रम एवं वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर निम्न अनुक्रम में विभाजित किया जाता है। जैसे देखिए, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। समताप मंडल को दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है। मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहा जाता है। ताप मंडल को थर्मोस्फियर कहते हैं। आयन मंडल को लोनोस्फियर कहा जाता है और आयन बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर भी कहा जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, भूधरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? भूधरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का क्रम, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब ये इसकी कितनी फैलाव होती है देखिए, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर होती है। दोस्तों, मौसम की अधिकांश घटनाएं बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की मोटाई बढ़ जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए इसका कैसे बढ़ जाता है। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इसकी समान ऊंचाई धरातल से 16 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की। इस मंडल में ऋतुवत परिवर्तन भी हुआ करते हैं। सामान्यतः जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। अच्छे से समझा कीजिए। ये रहा क्वेश्चन है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों उत्पन्न होती है क्षोभ मंडल पर, और क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। देख लीजिए, सभी प्रकार की जलवायु व मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में घटित होती है। इस मंडल को संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल अधोमंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल को मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। जैसे आगे देखिए, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बिना सोचे आंसर क्षोभ मंडल। देखिए व्याख्या इसका, क्षोभ मंडल वायुमंडल की प्रथम परत है। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इस परत में जलवाष्प तथा धूलकण सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे बादल आते हैं। इस परत की औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वायुमंडल की बाह्यतम परत एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जिसे बहिर्मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही है। देखिए
इस परत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर है, जो 640 किलोमीटर के ऊपर फैली है। इस मंडल के विषय में अभी तक बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। मोस्ट क्वेश्चन, 640 किलोमीटर सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। तो जैसे कोई भी रेडियो तरंग, रडार वगैरह हो गया, तो वो सभी आयन मंडल से परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी में आयन मंडल है, सही आंसर हो गया। अब आयन मंडल के बारे में जानते हैं कितनी ऊंचाई है। तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती है। यह मंडल धरातल से 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं भी इसी मंडल में घटित होती है। रेडियो के लिए भी यह तार का काम करता है। इसके अतिरिक्त इस मंडल में उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के भी दर्शन होते हैं। उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन आयन मंडल। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। 4 मंडलों में से किस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं दोस्तों? तो हवाई जहाज दोस्तों समताप मंडल में उड़ते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। सही आंसर समताप मंडल हो गया। अब समताप मंडल में क्या क्या होती है देखते हैं। तो जेट वायुयान या हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में वायुयानों को उड़ान की आवश्यक दशाएं प्राप्त हो जाती है। समताप मंडल को जेट वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि। अब इन 4 ऑप्शनों में बताना है कि पृथ्वी के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों? तो ओजोन परत इसलिए सूर्य से आने वाले क्योंकि अल्ट्रावायलेट पृथ्वी से किरणों जो को अवशोषित अल्ट्रावायलेट कर लेता है। परावैंगनिक किरण आती है उसे ओजोन परत अवशोषित कर लेता है और उसे पृथ्वी पर नहीं आने देता है। ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है कि परावैंगनिक किरणों से बचाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है कि वातावरण में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है? ओजोन। ओजोन इसका आंसर हो गया, ओजोन गैस। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ओजोन जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं, O3, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों के हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी को बचाने के कारण ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। एक मोस्ट क्वेश्चन हो गया, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को, ओजोन गैस को। कोई भी आए मार दीजिए। ये क्वेश्चन कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन आ गया कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है। तो सबसे अधिक ओजोन दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाया जाता है। सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका समताप मंडल है, सही हो गया समताप मंडल। अब समताप मंडल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे वायुमंडल में ओजोन मंडल नामक कोई परत नहीं पाई जाती है। ठीक, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। समताप मंडल के इस भाग को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है दोस्तों, तथा पृथ्वी के जीवों के लिए यह सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ओजोन गैस। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है?
पूछ रहा है कि ओजोन परत का रेंज क्या है, तो 15 से 35 पर थे, तो वैसा ऑप्शन सिर्फ सी में दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 11 से 30 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन है निम्न में किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अभी तो सुने थे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ओजोन गैस या ओजोन परत को कहा जाता है। यह जीवों को सूर्य की परावैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। मैनग्रोव जंगलों के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 पढ़ता हूं, सुंदरी पेड़ों की लकड़ियों को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है, उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन सी भी पढ़ देता हूं, समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं, सही है। सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी मानी जाती है। देख लीजिए यहां पे, मैनग्रोव जंगलों में उगने वाले सुंदरी वृक्षों से ईंधन, काष्ठ, कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त होता है। ये जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः अन्य तीनों में विकल्प बी सही है। अच्छे से समझे, सीखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।